वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आज आप देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आपको मालूम है, पिछला वीडियो भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही बनाया था और जिसमें हमने क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अथवा नहीं करता, ये हमने आपको डिटेल से बताया था और कई एग्जाम्पल्स भी हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे और साथ ही साथ कुछ एक एग्जाम्पल हमने होमवर्क में भी दिया था। तो आई थिंक अगर बात की जाए क्रम विनिमय नियम का कम्यूटेटिव लॉ, जिसके बारे में डिटेल से हम बता ही चुके हैं, तो आज हमारा ये उद्देश्य है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो सभी लॉ हैं, यानी कि सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हम जिक्र कर दें और एग्जाम्पल्स हम एक साथ आपको बताएं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती क्या है और कौन कौन से यहाँ पे लॉ होल्ड होते हैं अथवा नहीं होल्ड होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानने के लिए आपको चाहिए कि आप पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखकर ही आप समझ पाएंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं और कौन सा नियम होल्ड होता है और कौन सा नियम यहाँ पे होल्ड नहीं होता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं क्रम विनिमय नियम का। एक बार हम शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेंगे। शॉर्ट में समझने के बाद फिर अगला नियम हम देखेंगे। तो आज सिर्फ हमें समझना है, यहाँ पे थ्योरेटिकल मैटर को समझना है। आज हम कोई एग्जाम्पल यहाँ नहीं कराने वाले हैं। जब हम एक बार नियम को सीख जाएंगे और उसके बाद उस पर आधारित जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि यहाँ पर देखिए कौन सा नियम होल्ड हो रहा है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हम आपको एग्जाम्पल एक साथ एग्जाम्पल्स लेंगे सभी, तब हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम शॉर्ट आउट में बहुत ही कम समय में जानने का प्रयास करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती हैं। एक साथ सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले जो है क्रम विनिमय नियम वैसे हम करा चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः हम देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ क्या है। यदि अवयव ए तथा बी में गुणनफल ए बी तथा बी ए दोनों अनुकूलनीय हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी ए अनुकूलनीय का मतलब हमने आपको बता दिया था कि जब हम ए बी करते हैं तो इसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें आपको देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड में नंबर ऑफ रोज देखना है। दोनों अगर इक्वल होती हैं तो ए इंटू बी आप कर सकते हो, इक्वल अगर नहीं है तो आप ए इंटू बी नहीं कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर अनुकूलनीय का मतलब ये है कि ये पॉसिबल है और संभव हो सकता है। लिखा है ए बी तथा बी ए दोनों अनुकूलनीय हो तो संभव हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन संभव हो सकता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब ए बी और बी ए दोनों अनुकूलनीय हो सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए भी होगा, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। मैक्सिमम केसेज में ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ये आपको समझना है। इसका मतलब है यहाँ से अगर स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो इसका यही मतलब है कि जनरल तौर पर सामान्यतः ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। अर्थात हम नोट करके यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्यतः अवयव गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड होता है, ये हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। दूसरा जो नियम है वो साचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को हम समझ लेते हैं। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है कि नहीं होता है, ये हम यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जान लेते हैं कि यदि मैट्रिसेज यहाँ पे ए बी एंड सी हैं, तीन मैट्रिसेज हैं, तो में आवश्यक गुणन ए बी तथा बी सी संभव हो तो अवयव गुणन में साचर्य नियम का पालन होता है। एक बार पुनः यहाँ पर कह दिया कि ए बी और बी सी संभव है। तो ए बी सी इस तरह से मैट्रिक्स हैं कि ए बी आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और बी सी मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि ए इंटू बी पॉसिबल है, बी इंटू सी पॉसिबल है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर साचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा कंपल्सरी रूप से। कंडीशन इसमें बस यही है कि जो बी सी है और यहाँ ए बी है, ये मल्टीप्लाई संभव होना चाहिए। तो संभव होने की कंडीशन पहले ही आपको बता चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं।
तो ए इंटू बी डॉट सी, आप देखिए ए इंटू बी ब्रैकेट में है इज इक्वल टू ए, अब बी सी ब्रैकेट में होगा तो बी डॉट सी, बी इंटू सी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में स्पष्ट तौर में हम कह सकते हैं कि आव्यूह गुणन में साचर नियम का पालन होता है, बशर्ते कि ए बी और बी सी संभव हो जाए। ए बी बी सी संभव हो जाने का मतलब है ए बी का मल्टीप्लिकेशन संभव हो और बी और सी का मल्टीप्लिकेशन संभव हो। तो आइए हम ये तो साचर नियम की बात हो गई। नंबर 3 देख लेते हैं बंटन नियम यानी कि वितरण नियम। यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है हम आपको बता दें। आव्यूह गुणन में बंटन नियम का पालन होता है। हम बार बार यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए बी तथा सी मैट्रिसेज हैं, तो यस ए बी सी यहाँ पे भी मैट्रिसेज है, उसको हमने लिखा नहीं है समय बचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो यहाँ पे समझना होगा। तो ए इंटू बी प्लस सी, आप देखिए यहाँ बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी यानी कि ऐड करना तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, इज इक्वल टू, इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये लिखा है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो बंटन नियम यहाँ पर पालन होगा पूरी तरह से। और इसको जानते हैं जब हम a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिखते हैं तो a यहाँ पर ब्रैकेट के बाईं साइड है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको हम कह सकते हैं। a प्लस बी इंटू सी, सी को अंदर लाएंगे तो ये जाएगा a इंटू सी, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो आप देखिए a लिखा है a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, इस तरह से यहाँ पे लिखा है। तो बहुत आसानी से आपने यहाँ पे समझ लिया है। और ये चूंकि यहाँ पे c राइट साइड में लिखा है, तो राइट साइड यानी कि ये हो गया राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस तरह से हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है, जबकि एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जनरल तौर पर होल्ड होता है। ये यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। अब हम इसके 2 रूल्स और हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो 3rd है यहाँ पे 4th है उसकी बात करेंगे। तो 4th क्या है जरा समझ लेते हैं। जो 4th है उसको हम समझ लेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे। देख लीजिए 4th है निरसन नियम। निरसन नियम हिंदी में कहते हैं और हिंदी इसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैंसलेशन लॉ। तो आइए कैंसलेशन लॉ को समझ लेते हैं क्या होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सामान्यतः, यानी कि सामान्य तौर पर आव्यूहों का गुणन अर्थात मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आव्यूहों का गुणन निरसन नियम का पालन नहीं करता। तो ये समझना है आपको, सामान्य तौर पर आव्यूह का गुणन जो है निरसन नियम अर्थात कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम कह दें अर्थात ए बी तथा सी क्या हो सकता है, ए बी सी कैपिटल में लिखा है तो मैट्रिक्स, यहाँ पर मैट्रिसेज हैं ए बी सी के लिए ये संभव है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये संभव हो सकता है। लेकिन एक बात समझना है, ये तो संभव हो सकता है और ये संभव होने के बावजूद ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं कि ये हटा दीजिए, यानी कि बी इक्वल टू सी होगा ही।
ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी हो सकता है, बराबर वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, अर्थात बी और सी सेम होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, क्योंकि ए आया है, ये इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 क्या है, यहाँ पे ओ हमने ले लिया है, कैपिटल ओ आप देख रहे हैं, तो ये ओ जो है वो एक तरह से 0, बड़ा 0 हमने बनाया है, तो ये जीरो मैट्रिक्स को शो करता है। जीरो मैट्रिक्स आपको मालूम है क्या होता है, यदि किसी भी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट 0 0 होते हैं तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ए और ए जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी, उस केस में बात कर रहे हैं। कोई नंबर्स होंगे, कोई एलिमेंट्स होंगे, किसी तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ए जब जीरो मैट्रिक्स ना हो, ए बी इक्वल टू ए सी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बी इक्वल टू सी होगा। तो ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ। यहाँ नोट करके एक बात और हम आपको बता दें, ये संभव हो सकता है ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। कब संभव होगा वो भी हम आपको बता दें, केवल तभी संभव होगा जब ये व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। समझ लीजिए इस बात को। इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में, या कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिलहाल ये जानकारी के तौर पे हमें जान लेना है कि ये यहाँ पर व्युत्क्रमणीय अवयव, ये यहाँ पे ए है, समझ लीजिए इस बात को। ये अगर व्युत्क्रमणीय अवयव होगा तो फिर ऐसे सिचुएशन में बी इक्वल टू सी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैंसलेशन नियम यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम अगला जो है, बस लास्ट है यहाँ पे, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। और अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको इस पे आधारित, इन रूल्स पे आधारित कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे हम इन रूल्स को होल्ड कराते हैं, जरूर बताएंगे। और मुझे लगता है उसके लिए आपको भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो फिफ्थ रूल यहाँ पे जान लीजिए। फिफ्थ रूल क्या है, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक का अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ ये समझ लेना है हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये समझ लेना है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब होगा। इसका भी भाषा हम लिख देते हैं। अवयवों के गुणन में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में इकाई अवयव जानते हैं आप, ऐसे मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट 1 1 1 हो। यहाँ पर हम समझ लें अवयव के गुणन में जो इकाई अवयव है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इकाई अवयव में
इकाई अवयवी तत्समक का कार्य करता है। तत्समक का कार्य करता है यदि ए एक m क्रॉस n क्रम का अवयव हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n क्रम का अवयव है। यानी कि IM का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यदि हम किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये m क्रॉस n ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी या कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये दोनों ही आप देख लीजिए, यहाँ पे जो IM है या IN है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑर्डर की बात अगर हम करें तो m ऑर्डर की है, वो n ऑर्डर की होगी। तो इस तरह से ये थी। यहाँ पर हमें आपको समझना है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। यदि हम किसी आइडेंटिटी यानी कि इकाई अवयव का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के साथ में जो m क्रॉस n ऑर्डर की होगी तो फिर आपको वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। m क्रॉस n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वही आपको आंसर में मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटली हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पर जो गुणन तत्समक का एग्जिस्ट करता है तो वो यहाँ पे बहुत आसानी से आपने यहाँ पे समझ लिया है। ये पूरे रूल के माध्यम से आपने ये समझा है। अब चूंकि ये सभी रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत, आज हम लोगों ने सीखा है कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड होता है सामान्य तौर पर। दूसरा हमने एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पे देखा है। तो एसोसिएटिव लॉ कुछ कंडीशंस के साथ यदि वो कंडीशन सोल्व हो जाती हैं जो कि हमने आपको बताया BC और AC पॉसिबल होता है, तो ऐसी सिचुएशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये सब रूल्स यहाँ पे आपने सीख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बाद में कि अभी हम लोगों ने कैंसलेशन लॉ देखा, कैंसलेशन लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोगों ने देखा कैसे अप्लाई करते हैं। कैंसलेशन लॉ सीखा, कैंसलेशन लॉ यहाँ पे किन कंडीशंस के साथ लागू होगा या नहीं होगा नोट करके भी हमने आपको बताया कि यदि वहाँ पर ये जो है वो व्युत्क्रमणीय या भी वो इन्वर्स मैट्रिक्स हो तो ऐसी सिचुएशन में लगा सकते हैं कैंसलेशन लॉ। लेकिन और गुणन तत्समक का अस्तित्व एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात की। नेक्स्ट जब वीडियो हम लाएंगे तो ये जो रूल्स आज हम लोगों ने किए हैं इस पे आधारित सवाल होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।